सुमन, ठीक है। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में लगभग हाइपरबोला को हमने कंप्लीट कर दिया था। आज के लिए बताए थे कि डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी आपको पूछना हो सीट से उसे करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन बैंक से पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन है वो देख लेंगे। इससे कम से कम ये रहेगा कि 4 से 5 क्वेश्चन का जो सेट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हम एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी स्टार्ट रहेगा। डिस्कशन में एक्सरसाइज 1 से सेक्शन H तक हो गया था डिस्कस। सेक्शन I1 H4, ओके। H4 में देखिए, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला टू इट्स नॉर्मल। नॉर्मल पे सेंटर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका लोकस निकालना है। तो देखिए क्या होगा, चलिए देखते हैं। हाइपरबोला है x² माइनस y² एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 25, और इस पे एक नॉर्मल लेते हैं। ये एक नॉर्मल हो गया, ये सेंटर है। यहां से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो h, k लेते हैं, इसी का लोकस चाहिए। ये 0, 0 है, तो स्लोप ऑफ लाइन CF कितना हो गया, k माइनस 0 बाई h माइनस 0, सो इट इज k बाई h। ये CF का स्लोप हो गया। अब हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। स्लोप नॉर्मल -1 बाई स्लोप CA माइनस h बाई k, और इस स्लोप के साथ हम लोग नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a² प्लस b² इंटू x, a² प्लस b² इंटू m डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² माइनस b² m²। a² माइनस b² m², ठीक है। अब a² और b² दोनों है कितना, 25 25, और ये पास किससे कर रहा है, ये पास कर रहा है पॉइंट h, k से। तो कहेंगे ये पास किया f से, सो k इज इक्वल टू, या इसको लेफ्ट में करेंगे, प्लस h बाई k इंटू h इज इक्वल टू प्लस माइनस a² 25 प्लस b² 25 इंटू माइनस h बाई k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25 k² माइनस 25 b² h² बाई k²। k² और k वो जगह करेंगे। लेफ्ट साइड में एलसीएम k² प्लस h² बाई k इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ 25 50 माइनस h
25 का 5 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब यहां कट करेंगे तो ये 10 आ गया और स्क्वायरिंग करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखिए क्या कोई लोकस आया? ऑप्शन ए आ रहा है सुमन। सुमन ऑप्शन ए आ रहा है, बताइए क्या आपको समझ में आया? ठीक है। और H4 तक किसी को कोई डॉट है? I1, I2, I3 नोट कर लीजिए एक बार, तब एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे। क्या हुआ? एक्सरसाइज 2 1 पार्ट 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABAC are tangents to a parabola. P1, P2, P3 are lengths of perpendicular from A, B and C respectively on any tangent to the curve. Then P2, P1, P3 are in. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जब क्वेश्चन एनी कर्व का रहे, एनी टैंजेंट्स, तो हम लोग अक्सर स्पेशल टैंजेंट लेते हैं और पैराबोला का स्पेशल टैंजेंट एट वर्टेक्स है, टैंजेंट एट वर्टेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा पैराबोला है। इस पे दो टैंजेंट लेने हैं। ABAC दो टैंजेंट्स है। ये लेते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1, C को AT2 स्क्वायर 2AT2, तो पॉइंट ए बनेगा AT1 T2 A into T1 plus T2, AT1 T2 A into T1 plus T2। दीप शिखा, आप हमको
ईमेल आईडी अपना दे दीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया स्पेशल वो टेंजेंट जिसको हम कह रहे हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0। तो यहां से परपेंडिकुलर लेंगे, यहां से परपेंडिकुलर लेंगे और यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर P1 लेंथ है, ये P2 लेंथ है और ये P3 लेंथ है। P1 लेंथ कितना होगा, इसका इक्वेशन x बराबर 0 है, तो पॉइंट A से इसका डिस्टेंस सीधा 0 माइनस a t1 t2, तो P1 हो गया a t1 t2। सिमिलरली P2 कितना 0 और a t1 स्क्वायर का डिफरेंस a t1 स्क्वायर, P3 0 और a t2 स्क्वायर का डिफरेंस a t2 स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब क्लियर है कि P1 स्क्वायर हमें P2 इंटू P3 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि P2 P1 P3 आर इन GP, ये GP में होगा, समझे इकरा। क्या आपको समझ में आया इकरा? ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। बढ़िया, नहीं वो हम मैसेज करते हैं ग्रुप में कि आज कैंसिल किया गया फिजिक्स वाला, अभी नहीं है, शाम वाला जो है फिजिक्स की जगह का केमिस्ट्री होगा, ठीक है। मैसेज किए, देखिए उसके ग्रुप में। हो गया, ओके। 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16, सुमन का 16 है। A set of points is such that each point is 3 times as far away from the y-axis. Each point is 3 times as far away from y-axis as it is from the point. Then the locus of the point is. सुमन, ये आपको जो बेसिक डिफिनीशन है कॉनिक सेक्शन का, उसको ध्यान कीजिए। आपको बोला क्या, वो ध्यान से देखिएगा। आपको बोला 16 में कि ये एक y एक्सिस है और ये 0.4,0 है, ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से PM है और इस पॉइंट से PS है। कह रहा है y एक्सिस से डिस्टेंस 3 टाइम्स है जितना इसका डिस्टेंस 0.4,0 से है, दैट इज PM इज इक्वल टू 3 टाइम्स PS। तो आपका डिफिनीशन क्या था, PS बाई PM, PS बाई PM, ये 1/3 हुआ। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, इसलिए इसका नाम लोकस ऑफ P is ellipse। लोकस ऑफ P is ellipse आ गया, चलिए बढ़िया बात है। इसके बाद सुमन का अगला डॉट क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 को भी देखते हैं। An arc of a bridge is semi-elliptical with major axis horizontal. The length of base
इज 9 मीटर। ये जो लेंथ ऑफ बेस है ये आपको मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया। एंड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज इज 3 मीटर, ये सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ हुआ फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द पिलर 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल है ये वाला और यहां से लेके यहां तक का दूरी 9 है। सो 2a इज इक्वल टू 9। ये आपका सेंटर है जिसे हम 0 0 मानते हैं, इसे एक्स एक्सिस मानते हैं, इसके अलोंग वाई एक्सिस मानते हैं और ये 3 दिया हुआ है, मतलब b इज इक्वल टू 3। ये दो चीज आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद अप्रोक्सीमेशन कहता है कि यहां से 2 यूनिट चलने पे जो पॉइंट आएगा इसका हाइट कितना होगा, मतलब 2,h पॉइंट इलिप्स पे है, 2,h पॉइंट इलिप्स पे है, तो h लगभग कितना होगा, h लगभग कितना होगा। देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे इलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9/2 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब इस पे 2,h लाई करेगा, 2,h सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर अपॉन 81/4 प्लस h स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। सो h स्क्वायर बाई 9 कितना हो गया, 1 माइनस ये 4 भी ऊपर गया तो 4 4 60 बाई 81, 81 माइनस 16 बाई 81, h स्क्वायर कितना हो गया, नीचे तो 9 बचा, ऊपर में 11 में से 6 गया 5, 7 में से 1 गया 65। तो अगर लगभग करना है तो 65 जो है लगभग आपका 64 के आसपास हम कह सकते हैं, तो आपको h लगभग 8/3 हो सकता है। अप्रोक्सीमेशन है इस बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इंटीग्रल रेशनल में। क्या सुमन ये समझ में आया? 65 की जगह 64 कर दिए तो इंटीजर में रह गया स्क्वायर। और किसी को दिक्कत इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में, या आप सबको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गए? आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं। 18, 19 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, दोनों एक्स एक्सिस पे है। द वर्टेक्स ए इज वायरिंग इन सच ए वे दैट 4 tan b/2 tan c/2 is equal to 1, then locus of a is okay। देखिए हमने पहले ही आपको कह रखा है कि मेमोरी से हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तो इसको वर्कआउट करते हैं।
19, दो पॉइंट है बी 2,0 सी 8,0 और ये है पॉइंट ए H, K। इसी का लोकस हमें निकालना रहेगा। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल पाई माइनस सी है। यहां पे नहीं, हमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा दीपशिखा, ठीक है। हमें दिया हुआ है 4 tan b/2 into tan c/2 is equal to 1, जबकि यहां से स्लोप tan AB जो tan B जो है वो स्लोप ऑफ लाइन AB k/h-2 tan C minus tan pi minus C minus slope AC minus k/h minus a, ये हुआ। अब ये हाफ एंगल्स है और ये फुल एंगल्स है, कैसे काम होगा ये देखना होगा। तो देखते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, एलिप्स में एक क्वेश्चन था कि ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है, ये कर्व का कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर एंगल थीटा और यहाँ पर एंगल फाई रहने पे tan θ/2 into tan phi/2 is equal to 1 minus E/1 plus E होता था। ठीक है, S1 S2 दोनों फोकस, P पॉइंट एलिप्स का हो
डी पॉइंट लिप्स का हो। उस तरह से अगर देखें तो हमारा 1/4 इस रेशियो का वैल्यू है। तो अगर हम लेते हैं 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई बराबर 1/4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 माइनस 4e 4 प्लस 4e 1 प्लस e, ये इधर आने पे 5e और ये यहाँ 3, इसेंट्रिसिटी 3/5 हो गया। यहां से S1 S2 क्या होता है 2ae, S1 S2 8 में से 2 गया 6, 2a e है 3/5, तो 6 goes away, तो a हो गया 5, a5 इसेंट्रिसिटी मालूम, तो अब b स्क्वायर निकालना चाहिए। b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, तो 25 1 माइनस 9/25, तो 25 माइनस 9 16। इसका सेंटर दोनों का मिडिल पॉइंट 2 + 8 10/2 5,0, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आएगा। अगर आपको ध्यान है कि कोई पॉइंट दोनों फोकस पे थीटा और फाई एंगल बनाता है, तो उनके बीच ये रिलेशन होता है, तो उस क्वेश्चन की मदद से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? सुमन, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, और किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 भी एक क्वेश्चन था। 27 करते हैं। P is a point on the hyperbola. P is a point on the hyperbola. N is the foot of perpendicular from P on the transverse axis. The tangent to the hyperbola at P meets transverse axis in T. फिगर बनाते चलते हैं। ये नोट हो गया सबको? क्या ये नोट हुआ सबको? ओके, जनरल हाइपरबोला का क्वेश्चन है 27। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट P लेना है,
यहाँ पे पॉइंट P लेना है, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे ट्रांसवर्स एक्सिस पे n रखना है, इसका टेंजेंट पॉइंट P पे टेंजेंट इसको ट्रांसवर्स एक्सिस को T पॉइंट पे मीट किया। O इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ हाइपरबोला को O लेना है। ON इज इक्वल टू, ON कितना होगा, ON इज इक्वल टू नहीं OT इंटू ON, OT इंटू ON क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। पॉइंट P को A सेक थीटा D tan थीटा लेंगे, फुटो परपेंडिकुलर है तो x हमारा एज इट इज A सेक थीटा y कोऑर्डिनेट 0, टेंजेंट एट P क्या होगा, x सेक थीटा बाई A माइनस y tan थीटा बाई B इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट T पे मीट किया है, मतलब y बराबर 0, y 0 मतलब ये खत्म, तो a बाई सेक थीटा कॉमा 0। अब OT इंटू ON देखिए, OT आपका क्या है, OT हो गया a से a बाई सेक थीटा, और ON ये वाला डिस्टेंस है, ON हो गया a सेक थीटा, तो सेक थीटा गोस अवे और a इंटू a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि O हमारा ओरिजिन है। ये तो बहुत आसान था, ये मुश्किल नहीं था। क्या समझ में आया आप लोग को, ठीक है और आगे बढ़ते हैं। 28 29 29 है ना, 29 हाँ है। The number of points from where a pair of perpendicular tangents can be drawn to the hyperbola। देखते हैं क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल इसका क्या है वो देखिए। एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4। ये हाइपरबोला दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हुआ। इसका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा आप खुद सोचिए, 2 अल्फा क्या होगा, 0 से पाई बाई 2, क्या ये पॉजिटिव होगा cos 2 अल्फा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, बहुत सारे होंगे 2 अल्फा cos 2 अल्फा का रेंज 0 से 1 तक, तो बहुत सारे डायरेक्टर सर्कल होंगे, तो बहुत सारे डायरेक्टर सर्कल होंगे, तो बहुत सारा परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रा किया जा सकता है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ perpendicular tangents can be drawn, क्योंकि हमारा डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट कर गया,
तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, आ गया, ठीक है। अब है 30 देखते हैं। इफ द chord of contact of tangents from 2 points to hyperbola are at right angles, then, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हमारा हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है। इक्वेशन ऑफ chord of contact of point x1 y1, chord of contact का इक्वेशन t बराबर 0 होता है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का एक्स x1 y a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का y y1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू, similarly equation of chord of contact of point x2 y2 ये बनेगा x x2 by a स्क्वायर माइनस y y2 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा बी स्क्वायर बाई y1 इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, और m2 हो गया बी स्क्वायर बाई y2 इंटू x2 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो x1 x2 बाई y1 y2 हमारे पास -a4 बाई b4 हुआ, -a4 बाई b4। डी ऑप्शन होगा इकरा, ऑप्शन डी होगा। इसका स्लोप निकाल लीजिए y बराबर mx प्लस c के माध्यम से। 31 हो गया है ना। चलिए, तो इस तरह से आप इस सीट को बना लिए, तो अब आपको बेसिक एंड थोड़ा सा उससे हाई लेवल में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास जो मंडे को मैथ होगा, नेक्स्ट क्लास मंडे को जो मैथ होगा उसमें जो जेई मेन 2020 वाला जो है, उसमें जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2016 से 2020 तक क्वेश्चन पूछे गए, 2016 से 2020 तक क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी उसमें से पूछना रहेगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीट आप मंडे या ट्यूसडे कभी भी आके ऑफिस से ले लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीट। अभी आप लोग जितने क्लास कर रहे हैं उतना ही सीट निकाल के हम रखेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा आया तो उनको रुकना पड़ेगा। अच्छा, हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स आपको अभी कराने वाले हैं।
सबसे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है कि essentially asymptotes of hyperbola, ये है 3x plus 4y is equal to 6, 4x minus 3y is equal to 5। ये दो एसिम्पटोट्स आपके पास दिए हुए हैं और इसका इसेंट्रिसिटी हमसे पूछा गया। व्हाट विल बी इट्स इसेंट्रिसिटी, क्या आप लोग बता सकते हैं इसका इसेंट्रिसिटी कितना होगा? क्या किसी को आया? क्या किसी को आया? नहीं समझ में आ रहा? देखिए कल के थ्योरी जो दिए थे, कल का थ्योरी हमने क्या दिया था, सो देखिए ये एसिम्पटोट से ये पैराबोला था, ये ट्रांसवर्स एक्सिस थे, ये कॉन्जुगेट एक्सिस थे, ओके। ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये एसिम्पटोट और उनके बीच का एंगल थीटा नहीं 2 थीटा है, तो हमारा इसेंट्रिसिटी सेक थीटा हुआ था, इसेंट्रिसिटी सेक थीटा हुआ था, ओके। यहां देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों एसिम्पटोट क्या है, -3/4 4/3, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर है, ये दोनों एसिम्पटोट आपके परपेंडिकुलर है, मतलब 2 थीटा आपका 90 डिग्री है, तो थीटा आपका कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा आपका 45 डिग्री है, तो यहां से 45 डिग्री कितना होगा √2। इसका मतलब अगर एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर हुए, अगर एसिम्पटोट परपेंडिकुलर हुए तो हाइपरबोला हर हाल में, हाइपरबोला हमारा हर हाल में क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर एसिम्पटोट परपेंडिकुलर है, अगर एसिम्पटोट परपेंडिकुलर है तो मेरा हाइपरबोला हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। एसिम्पटोट के बीच का एंगल थीटा है, थीटा थीटा 2 थीटा, तो इसेंट्रिसिटी सेक थीटा होता है, इनके बीच का एंगल अभी अभी हमने देखा कि परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 45, वो यहाँ पुट करेंगे, इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। क्या समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ओके रिपीट। देखिए देखिए दीपशिखा, एक हाइपरबोला के दो सिम्पटोट दिए हुए हैं और आपको उस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी निकालना था। हाइपरबोला का एसिम्पटोट जो हमने दिया वो देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, a1 a2 प्लस b1 b2 आपका 0 हो रहा है, परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइंस।
मतलब दोनों एसिम्पटोट के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा, और 2 थीटा कितना 90 डिग्री, तो थीटा 45। अगर एसिम्पटोट के बीच का एंगल 2 थीटा है तो इसेंट्रिसिटी सेक थीटा होता है, ये कल ही हमने सिखा दिया था। तो यहाँ थीटा की जगह 45 रखेंगे और इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। चलिए, समझ में आ गया? ओके, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है xy is equal to c square, xy equal to c square, आपको ये हाइपरबोला हुआ, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये एक फोकस, ये दूसरा फोकस, ये सेंटर और ये पॉइंट P। ठीक है, तो हमें S1P इंटू S2P बाई CP का होल स्क्वायर जानना है कितना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। पॉइंट P क्या होगा, CT कॉमा C बाई T, सेंटर 0,0, और ये C√2 कॉमा C√2 माइनस C√2 कॉमा माइनस C√2। ठीक है, तो S1P इंटू S2P कितना होगा, अब ये देखना होगा। S1P देखते हैं, अंडर रूट CT माइनस C√2 का होल स्क्वायर प्लस C बाई T माइनस C√2 का होल स्क्वायर। यहां से C तो कॉमन हो गया, बाकी है T स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√T प्लस 1/T स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2/T। ठीक है,
इसको और कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत सा कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है देख के। b प्लस देखिए इसको c इंटू अंडर रूट 1 2 3 लेंगे तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 2 रूट 2 t प्लस 1/t हो जाएगा। तो ये बन गया c t प्लस 1/t माइनस रूट 2। सिमिलरली S2t हो जाएगा c इंटू t प्लस 1/t प्लस रूट 2। क्यों प्लस रूट 2 की जगह माइनस रूट 2 है, बाकी यहाँ जो है वही चीज यहाँ है, तो माइनस रूट 2 की जगह प्लस रूट 2 सिर्फ हमने कर दिया। अब S1t इंटू S2t करेंगे तो ये c स्क्वायर हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ a प्लस b a माइनस b का प्रोडक्ट a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, और ये cb स्क्वायर कितना है इसको ध्यान से देखिए, इसको जब ओपन करेंगे तो c स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, यही 2 2 गोच में हो गया, तो ये आपको ct का होल स्क्वायर प्लस c/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cp का होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो S1 S2 S1t इंटू S2t cp का होल स्क्वायर है, तो ये रेशियो हमारा कितना होगा, ये रेशियो हमारा 1 हो जाएंगे। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक पैराबोला, ठीक है। कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन y स्क्वायर बराबर 4ax
एंड एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हम देखना चाहेंगे कि इसका संख्या कितना होगा पहले। तो आप देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर बराबर 4x कुछ इस तरह से होता है। यह है वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कॉमन टेंजेंट्स आप खुद देख सकते हैं कि इस पोर्शन का जो भी टेंजेंट होगा वो इसको कट करते रहेगा, इस पोर्शन का जो भी टेंजेंट रहेगा वो इसको कट करेगा, और इस पोर्शन का कोई भी टेंजेंट इसका टेंजेंट तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इसका टेंजेंट इसको टच करे ऐसा संभावना लगता है, देखो लाइक दिस, ऐसा कुछ हो सकता है कॉमन टेंजेंट। नहीं, ऐसा कॉमन टेंजेंट हो सकता है और कोई संभावना नहीं, तो हम कह सकते हैं सो ओनली वन कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट संभव होगा, दूसरा नहीं हो सकता। क्या आपको बात समझ में आया पूरा? नहीं, चलिए फिर से समझाते हैं। इधर वाई स्क्वायर बराबर 4x ये पैराबोला है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। उधर से भी हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा उधर से। इसका जो भी टेंजेंट होगा वो इस सेक्शन को कट करेगा और इसको भी कट करेगा। ओरिजिन के एबव पैराबोला में ओरिजिन के एबव जितने भी पॉइंट्स है, इधर वाला जो भी आप टेंजेंट लीजिएगा वो इस पोर्शन को भी कट करेगा और इधर भी कट करेगा। वो कॉमन नहीं हो सकता, वो आपको कटिंग होगा, वो कट ही करते रहेगा। अब सोचते हैं इधर वाला कोई भी टेंजेंट इस सेक्शन को तो टच करने से रहा नहीं करेगा, हाँ इस सेक्शन को टच कर सकता, तो इस सेक्शन को भी टच करेगा, ऐसा एक ही टेंजेंट होगा, 10 को नहीं होगा, सिर्फ एक टेंजेंट होगा। तीनों कर्व को टच करे, अरे कर्व तीन को नहीं होगा, वो कौन सा है बता देते हैं आपको। जो तीनों को आप टच करने के लिए बोल रहे हैं ना, वो ये वाई एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस एसिम्पटोट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, और एसिम्पटोट टेंजेंट नहीं होता है, टचेज एट इंफिनिटी, मतलब इमेजिनरी टेंजेंट होता है, रियल टेंजेंट नहीं होते एसिम्पटोट्स। इसलिए ये लाइन जस्ट टच इन दोनों को कर रहा है, इसका तो टचिंग है, तीनों को वही सिर्फ टच कर सकता है और कोई नहीं टच कर सकता। कैलकुलेशन से दिखाना होगा। ओके ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी डन हो गया। और आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल दोबारा कट करे T1 पे, है ना, T1 T2 वाला, वो देखते हैं। क्वेश्चन है नॉर्मल एट पॉइंट T1 on xy is equal to c square, meet it again at point Q T2। तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, T1 T2 में क्या रिलेशन होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले कहेंगे
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट T1 y minus c by T1 is equal to T1 square into x minus c T1. ठीक है, it means at Q T2 मतलब Q सेटिस्फाई करेगा, तो Q सेटिस्फाई करेगा C by T2 minus C by T1 is equal to T1 square C T2 minus C T1. तो यहाँ LCM लेंगे T1 T2 तो C into T1 minus T2 T1 square C into T2 minus T1. तो आप देख सकते हैं C कैंसिल हो गया और T1 माइनस T2 इससे काटेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये T1 माइनस T2 और यहाँ T2 माइनस T1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम कर सकते हैं कि T2 माइनस 1 बाई T1 क्यों आया है। T2 माइनस 1 बाई T1 क्यों आया है, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक हाइपरबोला और एक सर्कल मीट्स इन 4 पॉइंट्स PT1 QT2 RT3 ST4, 4 पॉइंट पे मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हुआ आपका सर्कल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 4 जगह तो मिल ही रहे हैं, P Q R S, 4 जगह तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसको कैसे डील करेंगे वो। इस हाइपरबोला का जनरल पॉइंट C बाई T लेंगे, जिसको हम इस पे लाई कराएंगे सर्कल पे, तो CD का होल स्क्वायर प्लस C बाई T का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। LCM लेंगे T स्क्वायर C स्क्वायर T4 प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। C स्क्वायर T4 प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर। लेफ्ट में C स्क्वायर T4 माइनस A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर C। तो यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं सो देखिए।
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इनका सम 0 है माइनस b बाई ए। एंड इसकी मदद से CT1 प्लस CT2 प्लस CT3 प्लस CT4 0, मतलब सबका अबसीसा का सम 0 है। इसके अलावा इधर से अगर देखेंगे इसी को T4 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहीं से एक चीज और कर लेते हैं, T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 कितना होगा? सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बोले तो 1, इसलिए CT1 CT2 CT3 CT4 चारों के अबसीसा का प्रोडक्ट C4 होगा। अगर इसको T4 से आप डिवाइड करते हैं, इसको T4 से डिवाइड करते हैं, तो ये राइट साइड से लिखते हैं सी स्क्वायर बाई T4 माइनस ए स्क्वायर बाई T स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो आप कह सकते हैं 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3 प्लस 1 बाई T4 इज इक्वल टू 0। So C by T1 plus C by T2 plus C by T3 plus C by T4 मतलब चारों के ऑर्डिनेट का सम 0 और इसी प्रकार से चारों का ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट भी C4 होगा। क्या आप लोग को समझ में आया? ये भी क्वेश्चन IIT में पूछा गया है। चलिए इसी में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये है सेंटर C, ये है सेंटर C। मेरे को अगर पूछा जाए CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर, तो कितना जवाब होना चाहिए बताइए आप लोग, कितना होना चाहिए? सेंटर C से चारों पॉइंट के डिस्टेंस के स्क्वायर का समेशन कितना होना चाहिए यहाँ पर? कितना आया? ये स्क्वायर का सम कितना आएगा?
देखिए कितना आएगा, ये सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, पॉइंट पी सर्कल का है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ए हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस भी रेडियस ए है, इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस ए है, इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस ए है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पे 3 पॉइंट्स है, पॉइंट T1, पॉइंट T2, पॉइंट T3, या पूरा नाम लिखेंगे CT1 C by T1, CT2 C by T2, CT3 C by T3। ये 3 पॉइंट इस पे है, हमें ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR चाहिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो -c बाई T1 T2 T3 कॉमा -c T1 T2 T3 आएगा। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के 3 पॉइंट मालूम है तो आप उसका ऑर्थो सेंटर निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। हम सिखाए हैं आपको, उस मैकेनिज्म से आप ऑर्थो सेंटर निकाल लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यही है कि ऑर्थो सेंटर कितना होगा, वो आप कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि ऑर्थो सेंटर का लोकस क्या होगा, तो आप खुद देख सकते हैं एक्स लाइज ऑन, इन दोनों का प्रोडक्ट सी स्क्वायर, मतलब यही है, एक्स वाई इज इक्वल टू सेम हाइपरबोला। जिस हाइपरबोला के तीनों पॉइंट से उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे उसका ऑर्थो सेंटर भी लाई कर रहा है। क्या आपको ध्यान रहेगा? बोलिए, क्या आपको ध्यान रहेगा? ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, मेरे को हाइपरबोला का सेंटर मालूम है 1,2, पासिंग पॉइंट मालूम है 5,3, एसिम्पटोट्स मालूम है, लेकिन एक्चुअल एसिम्पटोट नहीं, वो किसके पैरेलल है ये मालूम है। पैरेलल है ये 2x + 3y = 0 एंड
3x प्लस 2y बराबर 0। दो एसिम्पटोट्स होते हैं ना, एसिम्पटोट्स दो होते हैं, इसलिए दो अलग अलग लाइन के पैरेलल है वो। और अब हमें इस हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? हाइपरबोला का सेंटर दिया, पासिंग पॉइंट दिया, किन और एसिम्पटोट किस लाइन के पैरेलल है ये दिया है। तो हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एसिम्पटोट का प्रॉपर्टीज, एसिम्पटोट्स सेंटर से पास करता है, तो एक्चुअल एसिम्पटोट्स क्या हुआ वो देखते हैं। एसिम्पटोट्स पैरेलल है 2x प्लस 3y के, और सेंटर से पास कराएगा तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 प्लस 6 8 हो गया। दूसरा 3x प्लस 2y सेंटर से पास कराएंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 7। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स 2x प्लस 3y माइनस 8 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। और हाइपरबोला और एसिम्पटोट्स में एक कांस्टेंट का फासला होता है, तो इक्वल टू c करने से हमें हाइपरबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को हम लेट कर रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू c। अब ये पास करेगा, हाइपरबोला पास करेगा पॉइंट 5,3 से, तो 2 बचे 10, 3 तिहाई 9 माइनस 8 इंटू 3 बचे 15, 2 तिहाई 6 माइनस 7 इक्वल टू c। कितना हो गया? 9 माइनस 8 1 1 10 11 इंटू 6 माइनस 7 माइनस 1, तो ये 40 154। ठीक है, सो हाइपरबोला हो गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 154। हम लोग एक और प्रॉपर्टी सीखे हैं, एसिम्पटोट्स एंड हाइपरबोला में जिस कांस्टेंट का अंतर होता है उतने ही कांस्टेंट का फासला एसिम्पटोट और कंजुगेट हाइपरबोला में होता है। तो अगर हम चाहें तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला हम तुरंत लिख सकते हैं। इसके कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन लिखने में हमें क्या लगेगा, सो देखिए, कांस्टेंट जब तक रहे आएगा नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में 0 है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में 0 है, और हाइपरबोला में प्लस 154 हुआ, तो 0 और 154 में जो डिफरेंस है वही होना चाहिए फिर से 0 और किसमें, तो किसमें होगा 0 एंड माइनस 154। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो ये करेक्ट हुआ। क्या आपको समझ में आया? तो आपको हाइपरबोला का इक्वेशन अगर दे दे तो आपको कंजुगेट हाइपरबोला पूछा जा सकता है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट पूछा जा सकता है। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाया करेंगे, बताइए। ठीक है,
आज थ्योरी में हम लोग यहीं तक रखेंगे, नोट कर लीजिए, नोट होने पे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन बैंक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। या कोई और चैप्टर आप लोग बता सकते हैं? क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस रीज, ये सब बाकी है या हो गया था? बाकी है तो कौन सा पहले कराइएगा बताइए, अलजेब्रा में कौन सा कराइएगा? क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस रीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों में पहले कौन? पहले कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ही कर देते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ही करते हैं। इसको नोट कर लिए, नोट करने के बाद बताइए कि हुआ या नहीं। क्वाड्रेटिक के बाद कॉम्प्लेक्स सही रहता है। ये भी कर सकते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई एक ही टॉपिक कंक्लूड हो सकता है आपका अप्रैल वाला जेई मेन के पहले, सो देते हैं पता, अगर सही टाइम पे ले लिया तो। सुमन का कहना है, सौरभ सुमन का, कि कॉम्प्लेक्स पहले किया जाए। टॉपिक कोई एक ही पूरा हो सकता है, दो टॉपिक नहीं हो सकते इतनी जल्दी पूरा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ही करेंगे मंडे से। ये हो गया नोट आपका, ये नोट हुआ। मंडे से कॉम्प्लेक्स कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं।